नमस्कार। इतिहास चर्चा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 1648 की वेस्टफेलिया की संधि पर। यह एक ऐसा समझौता था जिसने यूरोप की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। 30 वर्षीय युद्ध पर हमने बात की थी। 30 वर्षीय युद्ध का समापन 1648 ईस्वी में इसी वेस्टफेलिया की संधि के साथ हुआ। वेस्टफेलिया जर्मनी में एक स्थान है और इसका एक खास महत्व ये भी है कि सही मायनों में वेस्टफेलिया की संधि के बाद यूरोप आधुनिक यूरोप बना, क्योंकि धार्मिक मामले में जो बाध्यताएं थी वो खत्म कर दी गई। हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म चुनने और उसके अनुरूप जीवन में आचरण करने की छूट दे दी गई। सत्ता और धर्म को एकदम अलग अलग कर दिया गया। राजनीति का धर्म से पूरी तरह राजनीति को अलग कर दिया गया। तो यह एक बहुत बहुत निर्णायक डेवलपमेंट कह सकते हैं हम लोग मानव समाज के इतिहास में। और वेस्टफेलिया की संधि का ने पहली बार यह भी बताया कि कैसे आप बातचीत से ही चीज़ों का निपटारा किया जाता है। तो पहला क्या हम लोग कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पहला सबसे व्यापक प्रयोग जिस संधि में हुआ वो यूरोप में संपन्न वेस्टफेलिया की संधि थी। इस संधि से 30 वर्षीय युद्ध का समापन हुआ, जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड में जो यूरोप पे था उस पर बात कर रहे थे। और इस युद्ध 30 वर्षीय युद्ध में जो 1618 से लेकर 1648 ईस्वी तक चला और जिसके 4 प्रमुख काल थे, उनके पश्चात 80 लाख के करीब लोगों की मृत्यु हुई। जर्मनी की आबादी का मैं आंकड़ा देख रहा था, क्योंकि ये युद्ध बेसिकली जर्मन इलाकों में सब युद्ध भूमि जो थी, जो लड़ तो पूरा यूरोप रहा था लेकिन युद्ध भूमि जर्मन इलाका था, पवित्र रोमन साम्राज्य था। तो उसकी जनसंख्या 1618 में 1 करोड़ 80 लाख के करीब थी। और जब 1648 में वेस्टफेलिया की संधि संपन्न हो रही है तो उस समय की अनुमानित जनसंख्या 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख के बीच में मानी जाती है। तो लगभग 80 लाख लोगों की जान इसमें गई थी। इसलिए दुनिया के भयानकतम युद्धों में से। और धार्मिक कलह जैसे हम लोग देखें तो 1453 में पुनर्जागरण के साथ जिस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी आधुनिकीकरण की, वो प्रक्रिया लगभग 200 साल बाद 1453 से 1648 से 195 साल बाद मुकम्मल हुई। इससे पता चलता है कि सामाजिक परिवर्तन 1-2 दिन में 10 दिन में नहीं होते, बल्कि उनमें एक लंबा समय लगता है। 1517 में जिस धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई वह लगभग 125 साल बाद, मतलब उसके 101 साल बाद ये धार्मिक जो परिवर्तन की शुरुआत हुई, जो धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, उसके 101 साल बाद यानी 1618 में धार्मिक प्रश्न को लेकर यूरोप में एक युद्ध शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ कैथोलिक्स थे और दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट देश थे। और यह युद्ध 30 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। हालांकि इसके नेता बदलते रहे, इसके नेतृत्वकर्ता बदलते रहे, लेकिन ये 30 वर्षों तक ये युद्ध लगातार चलता रहा। और इससे बहुत सारे कारण थे इस युद्ध के। एक तो धार्मिक प्रश्न था जिसकी मैंने बात की कि 1517 में मार्टिन लूथर ने जिस धर्म सुधार की शुरुआत की थी, वो धर्म सुधार अब 1564 तक आते आते, जब कॉलमे की मृत्यु हो रही है, तब तक आते आते वो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। और यूरोप में धार्मिक प्रश्न पर एक विघटन हो चुका है, एक ऐसा विघटन हो चुका है जो ठीक नहीं किया जा सकता। जबकि कैथोलिक चाहते हैं कि पहले वाली स्थिति, उनका जैसा एक छत्र राज था, वो लौटा है। तो इस 2 मनस्थितियों के बीच एक युद्ध शुरू होगा। ज़ाहिर तौर पर दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। तो 30 वर्षों तक ये चला।
इसके अलावा सिर्फ यही बात नहीं थी, ये तो धार्मिक प्रश्न था जिसको लेकर ये युद्ध शुरू हुआ, लेकिन 30 वर्षों के दौरान इस युद्ध ने लगातार धार्मिक से ये राजनीतिक और होता 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 तीसरे जब अपने अंतिम फेज में आता है फ्रेंच काल जिसको हम लोग कहते हैं 1635 से, तो ये पूरी तरह राजनीतिक युद्ध हो जाता है जब प्रोटेस्टेंट पक्ष का नेतृत्व फ्रांस नामक देश जो खुद कैथोलिक है और जहां का प्रधानमंत्री रोमन कैथोलिक चर्च का पोप के बाद का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है कार्डिनल रिशल्यू, जब उसने युद्ध का नेतृत्व संभाला तो यह युद्ध पूरी तरह से राजनीतिक हो गया। इन्हीं 13 वर्षों का जो 1635 से लेकर और 1648 तक का जो काल है, इस काल में 1642 में रिशल्यू की मौत हो गई। रिशल्यू ने यह युद्ध में इसलिए प्रोटेस्टेंट लोगों का पक्ष लिया था क्योंकि उसने जब प्रधानमंत्री का पद लिया था तो उसने यह प्रण किया था अपने राजा के सामने कि मैं आपको फ्रांस में और फ्रांस को यूरोप में सर्वोच्च बनाने की कोशिश करूंगा। उसने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में पहले लुई को फ्रांस में सर्वोच्च बनाया, सारी बाधाएं खत्म करके एक तंत्रीय एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दी थी और वायदे का पहला हिस्सा पूरा कर दिया था। वायदे का दूसरा हिस्सा बचा हुआ था कि मैं फ्रांस को यूरोप में सर्वोच्च बनाने की कोशिश करूंगा, और इसी के तहत उसने कार्डिनल होते हुए भी कैथोलिक्स के विरुद्ध ही युद्ध में प्रोटेस्टेंट लोगों का पक्ष लेने का निर्णय किया था। और मरने से पहले 1642 में उसकी मौत हुई और मरने से पहले वो इस बात के लिए आश्वस्त होकर मरा कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है। उसका उत्तराधिकारी माजारे बना जो कार्डिनल था, और माजारे ने 1644 आते आते तक यह स्थिति हो गई थी कि ना तो कोई जीत रहा था और ना कोई हार रहा था, ना ही युद्ध बंद हो रहा था। यह यूरोप के देशों को समझ में आ गया था कि अगर यह युद्ध जारी रहा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, कृषि तबाह, व्यापार तबाह, उद्योग तबाह, जो भी उस समय के उद्योग होते थे। तो दोनों तरफ इस बात की सुगबुगाहट थी कि किसी तरह इस युद्ध को समाप्त किया जाए। 1644 से इस युद्ध पे अलग अलग देशों में कूटनीति शुरू हुई और अंततः ये कूटनीतिक सफलता 4 साल बाद 1648 में मिली, जब ये तय हो गया कि हाँ, इस एक संधि की जाए और इस संधि से इस युद्ध की समाप्ति की जाए। अब हम संक्षेप में ये देखेंगे कि वेस्टफेलिया की संधि के क्या क्या उसने मुख्यतः किया। बाकी आप विद्यार्थी जिनको तमाम उसकी धाराएं हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा दस्तावेज है, वो देख सकते हैं अपने में, लेकिन कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। जैसे स्वीडन के नेतृत्व में पहली बार प्रोटेस्टेंट लोगों को निर्णायक विजय मिली थी, जो गस्टस एडोल्फस की मृत्यु से निर्णायक विजय में नहीं बदल सकी, और उसके बाद फ्रांस ने निर्णायक विजय प्रोटेस्टेंट लोगों को दिलवाई। तो स्वीडन और फ्रांस, इन दोनों को यूरोपीय राजनीति में महत्व मिलेगा और इन दोनों देशों को जर्मन डायट का सदस्य बना दिया जाएगा। पवित्र रोमन सम्राट के चुनाव के इलेक्टर्स में भी इन्हें शामिल कर दिया जाएगा। और अब जर्मनी के मामलों में इन देशों का सीधा हस्तक्षेप हो सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपलब्धि इस युद्ध की रही, उससे 30 वर्षीय युद्ध का समापन हुआ और धर्म के प्रश्न पर यह मान लिया गया यूरोप पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेगा, मतलब सारे राज्यों को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे हम लोग, सेकुलर स्टेट की स्थापना होगी, कि सीधे सीधे मान लिया जाएगा कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला है, राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं है, राज्य धार्मिक आधार पर अपने निर्णय नहीं लेगा, जो आधुनिकता की दृष्टि से एक बहुत बड़ी चीज थी। तीसरा ये समझ में आया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनय की क्या भूमिका होती है, इंटरनेशनल नेगोशिएशन या डिप्लोमेसी की भूमिका का महत्व समझ में आया और यूरोप में कूटनीतिक बातचीत की शुरुआत हुई।
अर्थव्यवस्था जो इन वर्षों में तबाही से नष्ट हो गई तो उसको उभरने में तुरंत तो नहीं उभरी, लेकिन नए सिरे से कृषि और व्यापार उद्योगों की शुरुआत हुई, जो लगभग 2-3 दशकों के बाद काफ़ी हद तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था सुधरने लगी और यूरोप में थोड़ी स्थिरता आई। अगर 1648 की वेस्टफेलिया की संधि नहीं होती तो शायद आज यूरोप का एक अलग ही तस्वीर होती। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव बना और आज की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। तो मैं एक बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है जो वेस्टफेलिया की संधि के लिए किया जाता है, पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट द एबिलिटी टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली। तो दुनिया ने पहली बार इसी का, हालांकि अभी हम वर्तमान परिदृश्य में देख रहे हैं कि कूटनीति उतनी सफल नहीं हो रही है, लेकिन कम से कम अगर हम गाजा युद्ध के संदर्भ में देखें तो भी कूटनीति से वहाँ सीज फायर हुआ है और यूक्रेन युद्ध के लिए भी कूटनीति जारी है। तो कूटनीति बातचीत से ही एक बात समझ में आई कि लड़ने से नहीं, बातचीत से ही बड़े बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। धन्यवाद।